हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो चलिए आज के वीडियो हम करने वाले हैं यहाँ पर जो बचे हुए शब्द थे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय आय का जो क्वेश्चन आता है उसको करने के लिए जो बेसिक शब्द हमें पता होने चाहिए वो हम कर रहे थे। तो हमने पहले पार्ट में अभी तक काफी सारी चीजें देख ली थी, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर सकल निवेश के बारे में पढ़ा था। सकल यहाँ पर जो है सकल निवेश जो है निवल निवेश और आय के चक्र प्रवाह के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको जो है कंटिन्यूअसली समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप जो है इजीली जो है राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको जो है लास्ट में एक ऐसी ट्रिक मिलेगी, जैसे ही ये खत्म हो जाते हैं सारे शब्द, उसके बाद आपको एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिसके माध्यम से आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप राष्ट्रीय आय निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको करते हैं, स्टॉक वाला करते हैं। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, फटाफट बिना देरी के इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारा, ये है हमारा स्टॉक। स्टॉक की बात करें, स्टॉक क्या होता है? आपने देखा होगा, स्टॉक सुना होगा, बिजनेस में आपने स्टॉक सुना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम उसके बाद में बात पढ़ते हैं। पहले स्टॉक एक ऐसी मात्रा है, क्या है स्टॉक? एक ऐसी मात्रा या चर है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय धन, संपत्ति, मुद्रा, आपूर्ति, यानी संपत्ति और मुद्रा की आपूर्ति। ये सारी चीजें क्या है, एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऐसी चर या मात्रा होती है जिसे एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसके माध्यम से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, काफी डिटेलली समझा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी वो राष्ट्रीय आय वाला क्वेश्चन करने में। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डीपली दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आपको ये अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये स्टॉक क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो स्टॉक की बात हम कर रहे हैं। स्टॉक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्टोर बनाया, आपने क्या है, ये स्टोर है आपका। ठीक है, अब स्टोर में आपने बहुत सारी चीजें रखी हैं। स्टोर में क्या रखी है, बहुत सारी चीजें रखी हैं। एक साल में आपके पास इतना स्टॉक भर गया, स्टोर इतना भर लिया। ठीक है आपने, अब भाई अगले साल आप क्या करते हैं, अगले एक साल में आपने इतना भर लिया, एक साल के अंदर। ठीक है, एक साल के अंदर इतना भर लिया, उसके बाद आपने 2 साल के अंदर इतना भर गया, 2 साल में इतना स्टॉक आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर क्या स्टॉक क्या हो गया, यहाँ पर जितना भी सामान लेकर आ रहे हैं, आप रखते जा रहे हैं, वो आपका स्टॉक है। ठीक है, अब उसे मापा कैसे जाए, कब हम स्टॉक कहेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये कहेंगे एक ऐसी चर की मात्रा है, जितने भी यहाँ पर सामान रखा है, यानी चर है। यहाँ पर जो सामान है उसे क्या कहा गया है, चर। ठीक है, सामान को चर कहा गया है। तो यानी ऐसी मात्रा, स्टॉक क्या है, एक ऐसी मात्रा होती है या चर होती है जो कि निश्चित समय बिंदु पर, जैसे कि मैंने कहा एक साल के अंदर आपने पहले इतना किया और उसके बाद इतना कर लिया, तो एक साल के अंदर आपने कितना बढ़ाया उसे। ठीक है, एक बिंदु पर यानी एक बिंदु पर पहले इतना था, अब इतना हो गया। एक साल के अंदर एक समय बिंदु पर जब हम इसको मापते हैं तो इसे कहते हैं स्टॉक। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा कि हम एक कमरे में जैसे कि हम सामान रखते जा रहे हैं, एक साल में हमारा सामान कितना हो गया। ठीक है, कितना हो चुका है एक साल में, जब हम उसको मापते हैं, तो अगर हम उसको माप सकते हैं यानी नाप सकते हैं, तभी हम इसको स्टॉक कहेंगे। अगर हम इसको भरते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें पता ही नहीं ये कितना हो गया है, अगर इसको नापा ही नहीं जा सकता, तो ये स्टॉक हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये है। अब आता है प्रवाह। अब प्रवाह की बात करें, प्रवाह में क्या होता है, प्रवाह देखिए, प्रवाह एक ऐसी मात्रा या चर होती है जिसे समय अवधि में मापा जाता है, और जैसे कि राष्ट्रीय और निवेश। ठीक है, जिसे समय अवधि में मापा जाता है। अब यहाँ पर क्या, स्टॉक क्या होता है, एक समय, निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता था। ठीक है, कि इस समय एक साल है, स्टॉक जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक जनवरी तय कर दिया। ठीक है, एक डेट फिक्स कर दी है, 1 जनवरी, एक जो है यहाँ पर 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी की डेट यहाँ पर फिक्स कर दी है। अब 1 जनवरी की, जैसे 1 जनवरी की डेट आएगी, फिर हम इसको मापेंगे कितना हमारा स्टॉक हो गया, फिर अगले साल 1 जनवरी की डेट आएगी, फिर मापेंगे। ठीक है, या फिर हम कहेंगे 31 मार्च, वैसे बिजनेस का 31 मार्च होता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, तो इस तरह से 31 मार्च हम लेकर चलेंगे।
या फिर हम जनवरी का भी एग्जाम्पल के लिए, हम इजी के लिए जनवरी समझ लेते हैं कि जनवरी में हर साल जो है इसको नापा जाएगा। तो यहाँ पर एक निश्चित समय बिंदु हो गया, ये एक बिंदु है हमारा कि हम ना तो इससे आगे जा सकते हैं ना पीछे, इसी समय बिंदु पर हम नापेंगे स्टॉक को। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर चर है उसको नापेंगे तो ये स्टॉक कहलाएगा। अगर प्रवाह है एक जिस समय यानी जिसे एक समय अवधि में मापा जाता है, कोई भी समय अवधि हो जाए उसे माप लिया जाता है, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल ऐसी समय अवधि में हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय हम 1 साल 5 साल 10 साल इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद निवेश, किसी व्यक्ति ने अपना पैसा लगा रखा है कहीं पे, तो वो क्या करेगा, एक समय अवधि के लिए लगाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कितना लगाया, 10 साल के लिए यहाँ पर लगा दिया, 10 ईयर के लिए आपने जो है यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, पैसा लगा दिया, निवेश कर दिया, या फिर उसने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया। तो इस प्रकार से जो होता है इससे क्या है, एक समय अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्थिक सीमा। यहाँ पर क्या है, आर्थिक सीमा की बात करें, आर्थिक सीमा क्या, यह सरकार द्वारा, आर्थिक सीमा क्या होती है, यहाँ पर यह सरकार द्वारा प्रकाशित व भौगोलिक, यहाँ पर भौगोलिक सीमा है जिसमें जो है व्यक्ति पूंजी व व्यक्ति वस्तु पूंजी का स्वतंत्र यानी स्वतंत्र प्रवाह होता है। आर्थिक सीमा क्या होती है, यह सरकार द्वारा प्रकाशित व भौगोलिक सीमा है। कौन सी प्रकाशित, यानी सरकार ने एक ऐसी सीमा भौगोलिक जो है प्रकाशित कर दी है जिसमें क्या होगा कि वस्तु यानी जिसमें व्यक्ति वस्तु पूंजी की स्वतंत्र प्रवाह, यानी कोई भी वस्तु हो, स्वतंत्र वस्तु हो, पूंजी हो, या फिर जो है यहाँ पर कोई यहाँ पर व्यक्ति हो, स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सकता है, वो कहीं पे भी जा सकती है, किसी के पास भी। तो ये एक आर्थिक सीमा यहाँ पर है। ठीक है, भौगोलिक सीमा से है, प्रकाशित, सरकार द्वारा प्रकाशित भौगोलिक सीमा है। अब देखते हैं आर्थिक सीमा के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र होता है, हवाई सीमा होती है। तो 3 क्षेत्र में होते हैं। राजनीतिक हो गया, राजनीतिक, ठीक है, जहां पर राजा का राज होता है, जैसे कि सरकार का अब राज है तो यहाँ पर जितने एरिया में राज होगा सरकार का वहां पर राजनीतिक हो गया। समुद्री एरिया, देश, जैसे देश की सीमाएं होती हैं, आपने देखा होगा। अब देश की सीमा के बाहर क्या है, समुद्र है, अब ये समुद्री सीमा हो गई। अब हवाई जहाज, हवाई सीमा, हवाई सीमा आसमान हो गया। तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक सीमा है, आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक सीमा का क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक भवन आदि भी आते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, विदेशी स्थिति दूतावास जो विदेश में स्थित है, एक देश से दूसरे देश में गया, आर्थिक सीमा का हिस्सा है। अब यहाँ पर ये आर्थिक सीमा को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम। क्या है, भौगोलिक सीमा है जिसमें कि व्यक्ति पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाह होता है। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से समझा नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा कैसे हमें करना है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। यहाँ पर ये पृथ्वी मतलब ये आपका भारत है, मान लीजिए ये क्या है, भारत, आपका भारत है। अब ये भारत है आपका, अब भारत में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए भारत है, और भारत के अंदर ये एक सीमा है आपकी। ठीक है, ये सीमा है, और ये सीमा है और इसके बाहर तो जा नहीं सकते हम। यहाँ पर यह क्या है, सीमा है, तो यहाँ पर बाहर क्या है, समुद्र है, तो समुद्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा, क्या होगा, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, पूंजी होगी, ये इसके अंदर, देश के अंदर कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सकता है, इधर उधर जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी नाता किसी अन्य देश के साथ नहीं होगा। ठीक है, तब इसे आर्थिक सीमा कहेंगे। आर्थिक सीमा ये अर्थव्यवस्था की एक सीमा है, देश की सीमा, जो कि दूसरे देशों के साथ नहीं, अपने ही देश में है। ठीक है, अपने देश को बांध एक तरह से बंद करती है, ये आर्थिक सीमा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट हमारा है जहाज तथा वायुयान जो देशों के बीच आपसी सहमति में चलाए जाते हैं, वो भी आर्थिक सीमा का हिस्सा है कि हमारा एक किसी न किसी देश का ही तो होगा वो। ठीक है, तो अगर वो भारत देश का है तो भारत की सीमा का हिस्सा हो गया, अगर वो विदेश में है विदेश का तो विदेशी सीमा का हिस्सा हो गया। इस प्रकार से ये सीमा हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मछली वाला, मछली पकड़ना। यहाँ पर क्या है, मछली पकड़ने और नौकाएं, मछली पकड़ने की नौकाएं और तेल व गैस निकालने वाले यान, तैरने वाले प्लेटफॉर्म जैसे देशवासी द्वारा चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, वो भी एक क्या है, आर्थिक सीमा का हिस्सा है। जिस देश में वो रहते हैं उस सीमा का हिस्सा होंगे। ठीक है,
ठीक है। गैस निकालने वाले यान जो गैस निकालते हैं वो देश की सीमा का हिस्सा है। तो यो भी क्या है, जिस देश के लिए मतलब जिस देश ने स्थापित किया होगा उस देश का हिस्सा मतलब सीमा का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो देशवासियों को द्वारा चलाए जाते हैं बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीजें जो है देश एक जो भी यहाँ पर आर्थिक जो देश की सीमा के अंदर होगी वो आर्थिक सीमा का हिस्सा होगी, आर्थिक सीमा का क्षेत्र होगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है हमारा सामान्य निवासी की बात करें। सामान्य निवासी किसे कहते हैं? किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति अथवा संस्था को माना जाता है जिसे आर्थिक हित उसी देश में जिसका जो है आर्थिक हित उसी देश में जो है सीमा में केंद्रित हो जिसे वह सामान्यतः 1 वर्ष में रहता है। अब यहाँ पर ये कहना जा रहा है, चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, ये हमारा देश है, समझ लीजिए ये देश है। अब ये भारत है, ठीक है, भारत यहाँ पर लिख देते हैं भारत। तो यहाँ पर क्या है, ये भारत है और यहाँ पर क्या है, ये भारत है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देश की एक सीमा है, ये हमारी जो है सीमा है। और सीमा अब एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर रहता है, भारत के अंदर रहता है, ये बाहर नहीं रहता है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं रह रहा है, ये भारत के अंदर ही रहता है। और इसको 1 साल हो गया है, 1 साल हो चुका है, यहाँ पर 1 साल से रह रहा है। और साथ ही जो है इसमें 1 वर्ष हो चुका है। और अब ये क्या करता है, जब 1 वर्ष हो गया है, 1 साल से रह रहा है, तो यहीं पर वो काम करता है। ठीक है, दिन भर काम करता है, फिर पैसे कमाता है, फिर अपना खाना पीना खाता है। तो वो सारा जो है जीवन यापन उसका आर्थिक हित, क्या बात की गई है, आर्थिक हित। ठीक है, आर्थिक हित मतलब जीवन यापन करने का तरीका, जो हित है कैसे वो जीवन यापन करता है उसी देश में केंद्रित है, उसी देश में वो कमाता है, खाता है, वो सारी चीजें उसी देश में करता है। तो वो सामान्य निवासी होगा उस देश का। ठीक है, 1 वर्ष से याद रखना है, 2 चीजें याद रखनी है, 1 वर्ष से अधिक रहना चाहिए, मतलब 1 वर्ष उसको होना चाहिए, आर्थिक सीमा का केंद्र में उसको क्या रहते हुए 1 वर्ष हो जाना चाहिए। और साथ ही आर्थिक हित उसका केंद्रित होना चाहिए, मतलब जिस देश में वो रह रहा है उसी देश से उसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज अगर आती है तो हम उसको कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य निवासी है वो किसी भी देश का हो सकता है, भारत का हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, भूटान या फिर चीन या यहाँ पर जो है बहुत सारे देश हैं, तो अमेरिका का हो सकता है, कोई भी देश का हो सकता है, सब में ये सामान्य होगा। ठीक है, समान ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं उत्पादन का मूल्य। अब उत्पादन का मूल्य क्या है, एक उत्पादन इकाई द्वारा एक लेखा वर्ष की उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य उत्पादन का मूल्य कहलाता है। अब उत्पादन का मूल्य क्या होगा, एक लेखा वर्ष। ठीक है, एक लेखा वर्ष मतलब 31 मार्च 1 अप्रैल होता है ना, 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है जो है बिजनेस का, जो है यहाँ पर बिजनेस का जो वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पादन का मूल्य 1 इकाई लेखा वर्ष के अंदर, यानी जितना वो लिखा गया है 1 इकाई लेखा वर्ष के अंदर जो है यहाँ पर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो अब 1 वर्ष के अंदर जितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होंगी उन सभी का अगर मूल्य निकाला जाए तो उसे उत्पादन का मूल्य कहेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने एक देश है, ठीक है, हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक देश है। ठीक है, अब इस देश के अंदर जितना भी उत्पादन होगा 1 वर्ष के अंदर जितना भी होगा उसका कुल मूल्य निकालेंगे। ठीक है, उसके वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, यानी बाजार निर्धारित करेगा, बाजार के द्वारा जितना मूल्य होगा वस्तु और सेवाओं का उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे उत्पादन का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 लेखा वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर कह सकते हैं हम बाजार में जो है वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी मूल्य जो है उत्पादन का मूल्य कहलाता है पूरा का पूरा। हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए तरीका है वो देख लेते हैं। उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हम बेची गई इकाई जो भी बेची गई है और बाजार में क्या कीमत थी, स्टॉक में क्या परिवर्तन हुआ, सारी चीजें, ये 3 चीजें हम जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद में रखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं साधन आय। साधन आय क्या होती है इसको समझते हैं। साधन आय में क्या होता है, उत्पादन के साधनों जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम द्वारा यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त आय, ठीक है, साधन आय कहलाती है। सीधी सी बात है, जैसे
भूमि, श्रम, पूंजी, ये 4 साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी संसाधन का जो है निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें किसी भी संसाधन को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें जमीन चाहिए, श्रम मतलब एक हमें जो है श्रम चाहिए, यानी बनाने वाले लोग चाहिए। कौन बनाएगा? श्रम से हमें मिलेगा, मजदूरों की संख्या आएगी, मजदूर बनाएंगे उसे, ठीक है। अब भूमि चाहिए, जमीन पर ही तो बनेगा, तो यहाँ पर हमें भूमि चाहिए, और साथ ही पूंजी भी चाहिए। पूंजी यानी पैसा, पैसा नहीं होगा ना ही फिर श्रम मिलेगा ना भूमि मिलेगी। हम पैसा नहीं होगा तो कैसे हम भूमि को खरीदेंगे और हम श्रम को कैसे खरीदेंगे। उसके बाद उद्यम भी चाहिए, हमें फैक्ट्री भी तो चाहिए ना, जहां पर हमारा वस्तु उत्पादित हो सकती है। तो ये 4 चीजों के माध्यम से हम, अगर हमारे पास 4 चीजें हैं तो हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 चीजें, इसीलिए ये अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। और जब ये साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो इन्हें हम साधन आय कहते हैं, ठीक है, यानी साधन सेवाएं कहते हैं। ये क्या है? साधन सेवाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर श्रम बेच दिया, उसके बाद भूमि बेच दी, उसके बाद पूंजी यहाँ पर लगाई, तो इनके माध्यम से जब हमें पैसा मिलता है, ठीक है, इनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया प्रदान की गई सेवाओं से, जो भी हम प्रदान करेंगे सेवा, श्रम दिया, भूमि दी, पूंजी दी, उद्यम दिया, जितनी भी हम चीज देंगे, इनके माध्यम से जब हमें कुछ पैसा मिलेगा, जब हम इनको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, उस पैसे को साधन आय कहते हैं। यानी साधनों को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है वो साधन आय। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपको वेतन मिलेगा, मजदूरी श्रम करेंगे, किराया ब्याज में किराया मिलेगा, ठीक है, भूमि का किराया मिलेगा आपको। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं हस्तांतरण आय। अब हस्तांतरण आय क्या होता, सॉरी, हस्तांतरण भुगतान। भुगतान क्या होता है? यह एक पक्षीय भुगतान होता है जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता, बिना किसी उत्पादन सेवा के प्राप्त आय, जैसे वृद्धावस्थी यानी वृद्धावस्था और पेंशन, कर, छात्रवृत्ति आदि होता है। तो यानी सरकार, ये वो पैसा होता है, यानी भुगतान क्या होता है? ये होता है जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। भुगतान का मतलब क्या होता है? कि हमने पैसा किसी को दे दिया। हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण ऐसा भुगतान होगा जिसमें क्या होगा कि एक पक्षी होता है, यानी एक व्यक्ति ही होता है देने वाला। आप देखो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है और ये एक व्यक्ति है। अब यहाँ पर क्या है? ये गरीब व्यक्ति है, ये मान लीजिए किसान है। अब किसान है, सरकार किसान को पैसे देती है, ठीक है, सूखा पड़ गया पैसे देती है, अनाज के लिए पैसे देती है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैसे देगी तो इसके बदले में ये किसान से नहीं ले रही, कुछ भी नहीं ले रही, फ्री में दे रही, फ्री में। जब कोई चीज फ्री में मिलती है, ठीक है, यानी हस्तांतरण भुगतान फ्री में यहाँ पर इसको मिल रहा है, हस्तांतरण भुगतान। अब ये फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पर जब भी ये फ्री में वस्तु मिलेगा तो यहाँ पर ये एक भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है यहाँ पर। जैसे वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है, भुगतान किया जाता है। अब ये क्या है? पैसे देगा, ये भुगतान कर रहा है, ये व्यक्ति जो सरकार है एक तरीके से भुगतान कर रही है इस व्यक्ति को, और उसके बदले में कुछ भी ये व्यक्ति नहीं देने वाला सरकार को, ठीक है। यानी उसके बदले में तुरंत होता है ना कि आप जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो सामान पैसा देना पड़ता है, तो उसके बदले में आपको सामान मिलता है। लेकिन अगर आप जो है पैसा देते हैं तो सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पैसा भी दे रहे हैं लेकिन सामान नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है भुगतान, हस्तांतरण, जिसके भुगतान करने के बाद यानी पैसा देने के बाद आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है, उसे कहते हैं हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। जैसे कि वृद्धावस्था, बूढ़े लोगों को पेंशन मिलती है, और साथ ही छात्रवृत्ति, छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ क्या होता है? पूंजीगत लाभ क्या होता है? पूंजीगत कंपनियों तथा वित्तीय कंपनियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है, यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होती है, ठीक है। यह संपत्ति की बिक्री से समय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पूंजीगत लाभ हुआ है भैया, पूंजीगत लाभ, यानी यहाँ शब्द से ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? पूंजीगत लाभ। आपको पूंजी का लाभ हुआ है, पैसा मिला है आपको। देखो पूंजीगत लाभ में यहाँ पर क्या होगा? पूंजीगत संपत्ति अथवा वित्तीय संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, कि आपकी जो पूंजीगत संपत्ति है, ठीक है, आपने क्या फैक्ट्री लगा रखी है, अब फैक्ट्री में वृद्धि हो गई। फैक्ट्री में मतलब आप पहले 10 मशीनें लगी थी, आपकी 15 मशीनें लगी, 5 मशीनों की वृद्धि हो गई, ठीक है।
तो इसे क्या कहेंगे, पूंजीगत लाभ हो गया। साथ ही वित्तीय संपत्ति, आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, आपने जो है आपका उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद आपने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट मतलब पैसा आया और लाभ अच्छा हुआ तो आपने क्या किया, अपने बैंक में पैसा जमा कर लिया। लोग ऐसा ही करते हैं, कमाते हैं और उसको पैसे को जमा कर लेते हैं, ठीक है, बैंक में जमा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जब बैंक में पैसा जमा होगा, जब जमा होगा तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही पैसा जमा होता है तो यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसे पूंजीगत लाभ कहेंगे, ठीक है। और जब अगर आपकी कंपनी में जो है मशीनों की संख्या बढ़ जाए तो, या फिर कोई भी कंपनी में जो है फर्नीचर मशीन कोई भी चीज बढ़ती है तो उसे हम पूंजीगत संपत्ति में जोड़ देते हैं, यानी पूंजीगत लाभ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये पूंजी के लिए लाभ हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्मचारी की बात कर रहे हैं। कर्मचारी में क्या होता है, कर्मचारी यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाओं के लिए किया गया भुगतान है। नगर वस्तु और कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है, ठीक है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा के योगदान शामिल होता है। तो क्या क्या होता है भाई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारी कौन होता है, काम करने वाले लोग, ठीक है। कर्मचारी कौन होते हैं, जो काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है शाम को। तो ये है हमारे कर्मचारी और कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब पारिश्रमिक क्या है, वो दिन भर काम करेंगे, जो काम करेंगे उसके बदले में उन्हें पैसा मिलेगा, वो उनका पारिश्रमिक है। तो श्रम साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में, अब यहाँ श्रम साधन लगा रखा है। श्रम साधन मतलब मजदूर जितने काम करेंगे मजदूरी के द्वारा, यानी अब यहाँ पर क्या है, मजदूरों के द्वारा जो है यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया प्रदान की गई साधन सेवाओं के लिए भुगतान कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। यानी जब वो साधन सेवा, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि एक श्रम क्या है, एक साधन सेवा। और श्रम कौन उपलब्ध कराता है, कर्मचारी, व्यक्ति, परिवार, ये सारे लोग जो है एक श्रम उत्पन्न करते हैं और श्रम इनके पास ही होता है। तो श्रम चाहिए तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा फर्म को। तो यहाँ पर जो फर्म पैसा देती है उसे हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। जो पैसा यानी भुगतान, जो पैसा मिलता है कर्मचारियों को काम करने के बदले, उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा परिचालन अधिशेष। इसका क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है या किराया, ब्याज, लाभ का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमने क्या करा, कोई वस्तु बना रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ और उसको समझाता हूँ आपको मैं कैसे होगा। यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा रखी है हमने और इस फैक्ट्री में हम बहुत फिर से उत्पादन करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुला लिया। अब ये क्या करेंगे, मैं इनको पैसे दूंगा और ये लोग मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इस फैक्ट्री में क्या करेंगे, काम करेंगे और इसके बदले में इनको शाम को पैसा मिलेगा, ठीक है। पूरे दिन काम करेंगे, उसके बाद शाम को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पैसा मिलेगा वो तो इनका पारिश्रमिक हो गया। लेकिन परिचालन अधिशेष इसमें क्या है, परिचालन अधिशेष क्या है, अब देखिए लेबर से कोई मतलब नहीं। परिचालन अधिशेष क्या है, ये फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है। ये फैक्ट्री का मालिक है, ये पैसे देने वाला है, सबको पैसे देगा, इसके बदले में काम लेगा। जब काम होगा, यहाँ पर वस्तु बन जाएगी, उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, तो ये बाजार में बिकने के लिए जाएगा। अब पारिश्रमिक तो उसने पहले दे दिया, पारिश्रमिक को हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद इसमें जो बचेगा जैसे कि किराया बचेगा, कि किराया भी देना है भूमि का, ब्याज लिया, ब्याज भी देना है, हमने पूंजी उधार ली थी, राशि उधार ली थी, उसका ब्याज भी देना है। उसमें लाभ भी शामिल है कि हमें फायदा भी कितना हो रहा है वो भी शामिल है। तो यानी अगर हम पारिश्रमिक को हटा दें कि लेबर कॉस्ट जितना भी लगा था उसको हटा दें, उसके बाद जो राशि मिलती है, जितनी भी हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की यानी जितना भी हमें धन मिला है साधन सेवाएं बेचने के बाद, उन सभी धन का वो पूरा का पूरा धन हमारा परिचालन अधिशेष कहलाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर श्रमिकों का भुगतान करने के बाद। तो आई होप यहाँ पर ये काफी सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास काफी सारे हैं। जीडीपी वाला हमारा शुरू हो जाता है।
अब हम यहाँ से जो है अगले पार्ट में वीडियो के हम जीडीपी को शुरू करेंगे और आपको वो ट्रिक दूंगा जो मैं पहली वीडियो से कहता आ रहा हूँ, जिसमें आप जो है यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय आय जीडीपी हो, ठीक है, कोई भी जो है राष्ट्रीय आय घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद भी आप निकाल पाएंगे चुटकियों में अब बहुत ही आसानी से। तो चलिए अगली वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बहुत ध्यान से देखा तो ये सारे शब्द थे जो आपको समझ में आने चाहिए थे, जो कि मैंने आपको बहुत ही डीपली और अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले आप जो है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, तो अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।